Good morning, class. I'm Dr. Swati Saxena, your physiotherapy faculty at Indira Gandhi Institute of Paramedical Sciences. So today we are going to talk about the processes which are taking place in GIT. तो ऑलरेडी वी हैव डन विद डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. तो आज हम बात करेंगे मेटाबॉलिज्म के बारे में. तो पहले हम ये जान लेते हैं कि एक कॉमन टर्म मेटाबॉलिज्म क्या होता है. तो मेटाबॉलिज्म इज़ अ केमिकल प्रोसेस इन विच एनर्जी इज़ आइदर रिलीज्ड और स्टोर्ड. मेटाबॉलिज्म जो है वो आपकी बॉडी का एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है. जब खाना एब्जॉर्ब हो जाता है उसके बाद उस खाने से जो न्यूट्रिशन होता है तो वो न्यूट्रिशन किस तरह से खाने को तोड़ के बन रहा है, खाने को जोड़ के बॉडी एनर्जी रिलीज़ कर रही है या क्या कर रही है. तो ये सारे केमिकल प्रोसेस हो जिससे कि एनर्जी या तो रिलीज़ होती है या स्टोर होती है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म. तो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में मोस्टली ऑक्सीजन, वाटर, ड्राई फ्रूट और केमिकल एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर जाती है और बाहर जो आता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है, स्वेट और ब्रेथ बाहर आती है, यूरिन बाहर आती है, फीसेस बाहर आती है और हीट बाहर आती है. तो ऐसा प्रोसेस जिसमें कि एनर्जी या तो स्टोर हो या फिर रिलीज़ हो, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म. तो आपकी बॉडी को मूवमेंट कराने के लिए, आपकी बॉडी को ठीक से रखने के लिए मेटाबॉलिज्म इज़ ए इम्पॉर्टेंट प्रोसेस. क्योंकि जैसे कुछ लोग बहुत पतले होते हैं, कुछ लोग बहुत मोटे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी मेटाबॉलिज्म पर ही डिपेंड करती हैं. कुछ लोग जिनकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, वो जितना कम खाएं, वो कितना भी कम खाएं, उनकी बॉडी में ऑलरेडी मेटाबॉलिज्म कम हो रहा है, तो उनकी बॉडी से एनर्जी कम रिलीज़ होगी, उनकी बॉडी में जो खाने की क्वांटिटी है वो कम यूज़ होगी. उसी तरह कुछ लोग बहुत पतले होते हैं तो वो थोड़ा सा भी खाते हैं या बहुत ज़्यादा भी खाते हैं, तो क्योंकि उनकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म प्रोसेस तेज़ है तो खाना जल्दी से जल्दी एब्जॉर्ब और डाइजेस्ट होता चला जाता है और मेटाबॉलिज्म तेज़ होने के कारण उनकी बॉडी में फैट टिश्यूज़ डेवलप नहीं हो पाते. तो मेटाबॉलिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द regulation of your body. Then metabolism is divided into two process. First is catabolism and another is एनाबॉलिज्म. कैटाबॉलिज्म का मतलब है कि कोई भी बड़ा सा यूनिट है, कोई बड़ा सब्सटेंस है, वो जब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होगा तो वो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज़ करता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म. जैसे कि जब हम खाना खाते हैं तो कॉम्प्लेक्स फूड स्टफ जो होता है वो चेंज हो जाता है सिंपल फॉर्म में, उसके साथ ही में एनर्जी भी रिलीज़ होती है. इस प्रोसेस को बोलते हैं कैटाबॉलिज्म. अब दूसरा प्रोसेस होता है एनाबॉलिज्म. इन दिस प्रोसेस the content of foodstuff are stored, that means energy is stored. It is also known as synthesis process. तो एनाबॉलिज्म का मतलब है जब छोटे छोटे कई सारे पार्टिकल्स आपस में जुड़ के एनर्जी को यूज़ करके एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाते हैं और फिर वो वाला मॉलिक्यूल आपकी बॉडी में स्टोर हो जाता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म. अब क्योंकि छोटे मॉलिक्यूल से जुड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल बन रहा है, कोई नई चीज़ बन रही है, इसलिए इस प्रोसेस को सिंथेसिस प्रोसेस भी बोला जाता है. नेक्स्ट आता है बेसल मेटाबॉलिक रेट, दैट इज BMR. तो बेसल मेटाबॉलिक रेट का मतलब है इट इज़ डिफाइंड एज मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द बॉडी टू मेंटेन लाइफ इन फिजिकल एंड मेंटल वर्क कंडीशंस. मतलब आपकी बॉडी को एक नॉर्मली काम करने के लिए, नॉर्मल फिजिकल लाइफ और मेंटल वर्क करने के लिए आपकी बॉडी को जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उस एनर्जी को हम बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट. जैसे कि हम लोग हैं तो हम लोग नॉर्मल फिजिकल काम करते हैं और नॉर्मल मेंटल वर्क करते हैं, हम लोग कोई एक्स्ट्रा एफर्ट किसी चीज़ में नहीं डालते हैं. तो हम लोगों को सर्वाइव करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है उसी एनर्जी को बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट. तो एनर्जी जो हमें मिलती है वो ऑब्वियसली खाने से, न्यूट्रिशन से मिलती है और फिर वही एनर्जी इक्वल टू होती है हम जो उस एक्सरसाइज करते हैं या हम जो भी दिन भर में काम करते हैं, जो भी हम फिजिकल या मेंटल वर्क करते हैं. तो नॉर्मली बेसल मेटाबॉलिक रेट इज़ अराउंड 35 to 38 कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर आवर. मतलब इतनी अमाउंट ऑफ 35 to 38 कैलोरी हमको चाहिए होती है 1 मीटर स्क्वायर काम करने के लिए 1 घंटे में. और बेसल मेटाबॉलिक रेट का यूनिट होता है कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर आवर. तो अब क्या क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी कि BMR को इफ़ेक्ट करती हैं. सबसे पहले होता है एज. तो BMR इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एज. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है ऑपोजिट. मतलब जैसे जैसे BMR बढ़ेगा वैसे वैसे एज कम रहेगी. मतलब जैसे जैसे एज ज़्यादा होगी हमारा BMR कम होता जाएगा. जैसे जैसे बॉडी बड़ी एज होती जाएगी, जैसे जैसे बॉडी की एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे BMR कम होता जाएगा. तो बॉडी की रिक्वायरमेंट्स एनर्जी की कम होती जाएंगी.
क्योंकि ओल्ड एज के पेशेंट्स का बीएमआर बहुत कम होता है, क्योंकि ओल्ड एज की फिजिकल और मेंटल वर्क नॉर्मल एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग से कम होता है, उस वजह से उसका बीएमआर रेट भी कम हो जाता है। तो एज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या ऑपोजिट टू बीएमआर, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे बीएमआर कम होता है, और जब एज कम रहती है तो बीएमआर ज़्यादा होता है। देन कम्स जेंडर, तो बीएमआर इज मोर इन मेल्स देन इन फीमेल्स, मेल्स में बीएमआर ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली टू फीमेल। फिर बॉडी सरफेस एरिया की बात करें तो बीएमआर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉडी सरफेस एरिया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर बॉडी सरफेस एरिया बढ़ेगा तो बीएमआर बढ़ेगा, बॉडी सरफेस एरिया कम होगा तो बीएमआर भी कम होगा। देन नेक्स्ट इज हार्मोन्स, इन हाइपरथायरॉयडिज्म बीएमआर इंक्रीजेस, अगर किसी को हाइपरथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम है तो फिर उसमें बीएमआर बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो ये था आपका मेटाबॉलिज्म और बीएमआर। अब हम आगे पढ़ते हैं अबाउट द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, सबसे पहले ड्यूरिंग डाइजेशन पॉलीसेकेराइड फॉर्म आर चेंज्ड इनटू मोनोसेकेराइड सच एज ग्लूकोज। जो पॉलीसेकेराइड फॉर्म है, मतलब जो खाना हमने खाया है वो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और वो पॉलीसेकेराइड फॉर्म में रहेगा, वो डाइजेशन के बाद मोनोसेकेराइड यानी कि ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। दीज are absorbed into capillary of villi of small intestine and reaches into hepatic cells of liver। अब ये जो खाना है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलाय प्रेजेंट होती है उसके थ्रू ही हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, और एब्जॉर्ब होने के बाद लिवर के हेपाटिक सेल्स में यानी कि लिवर सेल्स में पहुंच जाता है। अब ग्लूकोज का कैटाबॉलिज्म कैसे होता है, तो कैटाबॉलिज्म मैंने अभी बताया है कि बड़े वाले यूनिट्स का छोटे पार्ट्स में डिवाइड होना। तो कैटाबॉलिज्म कैसे होता है, इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज एंड चेंज इनटू स्मॉल यूनिट एंड प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो जो ग्लूकोज होता है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाता है और एनर्जी रिलीज करता है एटीपी की फॉर्म में, यानी कि एड्रेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में। दे आर डिवाइडेड इनटू 3 स्टेप्स, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट होता है ग्लाइकोलिसिस, सेकेंड इज फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड द थर्ड वन इज क्रेब्स साइकिल। तो ग्लाइकोलिसिस का मतलब है टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, दे टेक प्लेस इन बोथ कंडीशन दैट इज एनारोबिक एंड एरोबिक। मतलब जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है इसका मतलब है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज और लिसिस मतलब ब्रेकडाउन। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, उससे एटीपी रिलीज होती है, और ये सेल के साइटोप्लाज्म में होता है ये वाला प्रोसेस। और ये दोनों कंडीशंस में हो सकता है, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक का मतलब है ऐसी कंडीशन जब ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, और एनारोबिक का मतलब है ऐसी कंडीशन जब ऑक्सीजन की एब्सेंस हो, मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो। When this process proceeds, Krebs cycle start। जब ये प्रोसेस खत्म होता है तो इसका जो रिजल्टेंट बनता है वो पूरा इसका जो मटेरियल बनता है लास्ट में वो जाता है क्रेब्स साइकिल में। हेयर 2 NADH प्रोड्यूसेस 4 और 6 ATP। यहाँ पे 2 NADH 4 या 6 ATP रिलीज करते हैं। ये पूरी आपकी ग्लाइकोलिसिस साइकिल है। सबसे पहले आपका ग्लूकोज बना, फिर जब वो उसका ब्रेकडाउन शुरू हुआ तो उसने ATP रिलीज करी, और एटीपी रिलीज करने के बाद काफ़ी सारी उसने फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट बनाया। तो फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट और ज़्यादा जब टूटा तो उसने DHAP बनाया और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनाया। फिर उसके बाद से उसमें से जब NAD ने काम किया, जब NAD काम करा तो उसमें से NADH रिलीज हुआ, यानी हाइड्रोजन आयन रिलीज हुआ, और उससे और ज़्यादा ATP एनर्जी रिलीज हुई, और लास्ट में उसने बनाया पायरूवेट। तो ये थी आपकी ग्लाइकोलिसिस साइकिल। अब इसके बाद सेकंड पार्ट आता है जिसका मतलब है फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो 6 ग्लूकोज इज ब्रोकन इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरूविक एसिड। अभी इसमें आपने देखा कि ये जो ग्लूकोज था ये पायरूवेट में बन गया, और पायरूवेट और ज़्यादा आगे थोड़ा सा वर्क करके पायरूविक एसिड बनाए थे। तो अब यही वाला जो पायरूविक एसिड है, यही पायरूविक एसिड आगे जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाने के लिए। तो पायरूविक एसिड ईच हैविंग 3 कार्बन एटम्स, ये आप नीचे डायग्राम में देख सकते हो, ये एक पायरूवेट है और इस पायरूवेट में 3 कार्बन एटम्स हैं। आफ्टर दैट पायरूविक एसिड एंटर इनटू क्रेब्स साइकिल। अब ये पायरूविक एसिड पे जब कोएंजाइम ए काम करेगा तो इस पे से CO2 निकलेगी और NADH निकलेगा, और पायरूविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए में जिसमें कि 2 कार्बन एटम्स हैं, और उसके बाद ये चला जाएगा क्रेब्स साइकिल में।
ये है हमारी क्रेब साइकिल। तो ये शुरू हो रही है एसिटाइल कोएंजाइम ए से, ये आप देख सकते हो। तो एसिटाइल क्या हुआ एंजाइम, क्योंकि हमें ये पायरुविक एसिड जो हमें ग्लाइकोलिसिस से मिला था वो कन्वर्ट हुआ है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और एसिटाइल कोएंजाइम ए अब क्रेब साइकिल में कन्वर्ट होके अपने और ज़्यादा छोटे यूनिट में बन जाएगा, सो दैट हमारी बॉडी उसको स्टोर करके रख पाए। तो एसिटाइल कोएंजाइम कन्वर्ट होता है सिट्रेट में, फिर सिट्रेट कन्वर्ट होता है जीडीपी में, और फिर जीडीपी कन्वर्ट होता है FADH2 में, और FADH2 कन्वर्ट होता है ऑक्जेलो एसीटेट में। और ऑक्जेलो एसीटेट जो है वो 4 कार्बन मॉलिक्यूल है, मतलब इसमें 4 कार्बन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, और इसी तरह से ये हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है। ये तो हो गई कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज के कैटाबॉलिज्म की बात। अब हम ग्लूकोज के एनाबॉलिज्म की बात करेंगे। एनाबॉलिज्म का मतलब है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके एक बड़ा पार्टिकल बनना, जिसको हम सिंथेसिस प्रोसेस भी कहते हैं, क्योंकि एक नया चीज़ बन रहा है। तो इसमें पहला तरीका है ग्लूकोज एनाबॉलिज्म का, ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब है जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज की ज़रूरत होती है इमिजिएटली, मतलब बहुत तुरंत ही हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है या ग्लूकोज की ज़रूरत है, तो ग्लूकोज के कई सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ के ग्लाइकोजन बनाते हैं, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइको मतलब है ग्लाइकोजन, और जेनेसिस का मतलब है बनना। तो कई सारे ग्लूकोज के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में आपस में मिलके एक बड़ा यूनिट बनाते हैं, जिसको बोलते हैं ग्लाइकोजन, और इस प्रोसेस को बोला जाता है ग्लाइकोजेनेसिस। द ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन द हेपेटिक सेल ऑफ लिवर। अब ये जो ग्लाइकोजन बन जाता है ये लिवर के हेपेटिक सेल्स में, यानी कि लिवर सेल्स में ही स्टोर हो जाता है, और हमारी बॉडी को एनर्जी रिलीज करता है। नेक्स्ट है ग्लाइकोजिनोलिसिस। व्हेन द बॉडी नीड्स एनर्जी, स्टोर्ड ग्लाइकोजन breaks down into glucose and released into bloodstream. From here, it is transported to cells where it is catabolized. This process is called glycogenolysis. यानी कि जो हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन बना था, तो जब हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वो ग्लाइकोजन छोटे छोटे पार्ट में टूट जाता है, यानी कि ग्लूकोज में वापस से टूट जाता है और हमारी ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है। ब्लड स्ट्रीम में आने के बाद ये हमारी बॉडी के अलग अलग सेल्स में चला जाता है। सेल्स में जाके ये कैटाबोलाइज हो जाता है, और इसी प्रोसेस को बोला जाता है ग्लाइकोजिनोलिसिस। कहीं पे भी अगर वर्ड जेनेसिस आ रहा है, यानी GENESIS, तो उसका मतलब होता है किसी नई चीज़ का बनना। और कहीं पे भी अगर वर्ड लिसिस आ रहा है, यानी कि LYSIS, तो उसका मतलब होता है ब्रेक डाउन, यानी किसी भी चीज़ का टूटना। तो नेक्स्ट है ग्लाइकोजिनोलिसिस। तो ग्लाइकोजिनोलिसिस का मतलब है कि व्हेन द कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ द बॉडी आर कंज्यूम्ड, देन फैट एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन and convert into glucose which is stored in liver cell. मतलब जब हमारी बॉडी से नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज ही हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, लेकिन जब हमारी बॉडी से कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट ख़त्म हो जाता है तो जो हमारी बॉडी में फैट और प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं ये सारे ब्रेक डाउन होते हैं और अपने आप को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेते हैं और जाके हमारे लिवर सेल्स में स्टोर हो जाते हैं। तो अब क्योंकि ग्लूकोज एक नए सब्सटेंस से बन रहा है, मतलब ओरिजिनली वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ओरिजिनली वो फैट और प्रोटीन से बन रहा है ये वाला ग्लूकोज, इसलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स प्रोसेस, यानी कि ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ग्लाइको का मतलब है ग्लूकोज, नियो का मतलब है न्यू, और जेनेसिस का मतलब है बनना। तो ग्लाइकोनियोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम सब्सटेंसेस अदर देन कार्बोहाइड्रेट सच एज प्रोटीन एंड फैट। तो ये थे आपके मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट इज ग्लूकोज। और कल हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के बाद फैट का मेटाबॉलिज्म और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म। तो आज के लिए इतना ही, and you have to draw these diagrams of glycolysis, formation of acetyl coenzyme A and Krebs cycle in your notebooks. Thank you.